नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 21 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल ले गई। इसके बाद आंदोलन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि वो आज से स्वयं अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च भी तय कार्यक्रम के अनुसार होगा और आंदोलन जारी रहेगा। जायजा लिया है हमारे संवाददाता अरविंद कुमार ने। सुधार हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से अमर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को आज सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर जबरदस्ती उन्हें उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है और छात्रों का मानना है कि दिल्ली पुलिस हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। पिछले 19 जूनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के संरक्षक अभिभावक यानी जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन में सोनम वांगचुक जो पर्यावरण वेद है, शिक्षावेद है, वैज्ञानिक है, वो अमर अनशन कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो मौजूदा सरकार है छात्रों के साथ न्याय नहीं कर रही है, उनके भविष्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। जिस तरह से देश भर में कई सारे पेपर लीक हुए हैं, इसका जवाबदेही केंद्र सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को लेना चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब ऐसे में 21 दिनों से जो उनका प्रदर्शन हो रहा था, वो अमर अनशन जो सोनम वांगचुक कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका सेहत लगातार खराब होते जा रहा था। कई दिनों से डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे। हर दिन उनके वजन में भी कमी आ रही थी, ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, शुगर भी कम हो रहा था, जिसको लेकर डॉक्टर ने चिंता भी जताई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने आज सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सुबह जंतर मंतर से उन्हें उठाकर अस्पताल में तो भर्ती करा दिया, लेकिन जो संस्थापक है अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि आज से उनका अमर अनशन अनिश्चित काल के लिए शुरू होगा। सोनम वांगचुक जो सोमवार को मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उस दौरान वो संसद के मार्च करने वाले थे। शांति प्रदर्शन हमारा मार्च होता है, उसके पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से उठा लिया है। तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक का जो इच्छा थी दिल्ली पुलिस ने उसे हनन करने की दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश की गई है, लेकिन उनकी इच्छा को हम छात्र जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो पूरा करेगी। अब जो हमारे छात्र हैं वो देश भर के छात्रों से उन्होंने अपील की है कि सोनम वांगचुक के पक्ष में तो प्रखंड लेवल पर वो प्रदर्शन करें, शांति प्रदर्शन करें और सरकार से मांग करेंगे कि सरकार जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है। अब ऐसे में जिस तरह से अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि अनिश्चित काल के लिए वो आज से अमर अनशन करेंगे और जो 21 जुलाई को जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में के दौरान जो हमारा मार्च है, लोकसभा मार्च होगा, संसद मार्च होगा, उसमें हम सभी जो छात्र हैं वो शामिल होंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद छात्र का जो संगठन है वो कितने सक्रिय होता है। क्या 21 जुलाई को जो संसद मार्च है उसमें छात्र शामिल होते हैं या नहीं। दिल्ली से इंडिया वॉइस के लिए अरविंद कुमार। दिल्ली सरकार ने प्रशासन को सीधे जनता के बीच ले जाने और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है और इस पहल के तहत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ विशेष बस में क्षेत्रीय दौरा करते हैं और सड़कों, सीवर, जलभराव, नालों, पार्कों और अन्य नागरिक सुविधाओं का मौके पर निरीक्षण करते हैं। इस अभियान का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अरविंद कुमार ने। समस्याओं का निष्पादन सरकारी कार्यालय के बजाय उनके घर पर ही हो, उनके क्षेत्र में ही हो, इसके उद्देश्य से आज से दिल्ली सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू की है। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो विकास कार्यों की योजनाओं की समीक्षा के लिए अब क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार के तरफ से आज से गवर्नमेंट ऑफ व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत जो दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो क्षेत्र में जाकर जनता की जुड़े
समस्याओं को सुनेंगे, उनका निष्पादन सरकारी कार्यालय में बैठने की बजाय उनके जगह पर ही जाकर निष्पादन करेंगे। इसके लिए जो विभिन्न विभाग के जो अधिकारी हैं आपस में समन्वय स्थापित कर इन कार्य योजनाओं को देखने के लिए आज से इस अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। बुलंदशहर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात मिली है। जनपद बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इन परियोजनाओं के जरिए बुलंदशहर में विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। शहर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 2 कार्यक्रम थे। पहले वह शिकारपुर पहुंचे और एक वहां पर स्कूल में कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 574 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए सपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि 2017 में चीनी मिलों को बेच दिया जाता था और किसान परेशान रहता था। साथ ही साथ जो अपराध था वो बेतादाद था, जगह जगह दंगे होते थे और अब 2017 के बाद यूपी में कहीं भी दंगे नहीं होते हैं और चीनी मिलों को बेचा नहीं जाता, चलाया जाता है। साथ ही साथ बुलंदशहर की जनता का धन्यवाद भी किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपने 7 विधायक और 2 सांसद हमें दिए हैं, तो हम अपना कर्ज पूरा करेंगे और आपकी जो जितनी भी योजनाएं सब बुलंदशहर में ज्यादातर आएंगी और उसको आप लोगों को फायदा मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट को भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी से भी आपको बुलंदशहर की जनता को काफी राहत मिलने वाली है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अपराधी या तो जेल में या जहन्नुम में होते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब महिला और लड़कियां भी सुरक्षित हैं। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। इधर मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। गाजियाबाद स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी खबर बता रहे मेरठ से सहयोगी अली मेहंदी। दिल्ली में जनता की समस्याओं का निष्पादन सरकारी कार्यालय के बजाय उनके घर पर ही हो, उनके क्षेत्र में ही हो, इसके उद्देश्य से आज से दिल्ली सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू की है। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है बढ़ेंगे सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम खान के तनख्वाहियां वाले बयान में 2 साल की सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब आजम खान के 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। पूरी खबर बता रहे रामपुर से सहयोगी सुरेश दिवाकर। तो आजम खान को देखिए, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने जिस तरीके से तत्कालीन डीएम के खिलाफ बड़ा बयान दिया था, आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उनकी जो सजा है वो बरकरार रहेगी। पूरी खबर बता रहे हैं रामपुर से सहयोगी सुरेश दिवाकर। पार्टी के नेता आजम खान के द्वारा वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक भाषण में, जिसमें आजम खान के द्वारा कहा गया था तत्कालीन डीएम को कि ये तनखैया हैं, तनखैयों से डरने की जरूरत नहीं है। देखें बड़े बड़े अफसर कैसे बहन जी के जूते साफ करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सरकार आई तो इनसे भी जूते साफ कराऊंगा। उसी मामले को लेकर रामपुर की जिला अदालत में यानी कि एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चला और रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के बाद पूरी जांच पड़ताल के बाद रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा 16 मई 2026 को आजम खान को सुनाई और इसके साथ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन उसके खिलाफ आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी कि जो 2 साल की सजा उन्हें दी गई है उस सजा को कैंसिल किया जाए। उस पर आज जो अपील थी आजम खान की, उसी अपील पर आज रामपुर के सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान की उस अपील को खारिज कर दिया है और आजम खान के 2 साल की जो सजा सुनाई गई थी एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा उस सजा को बरकरार रखा है।
फिलहाल एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब वैसे ही आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर की जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन आजम खान ने 2 साल की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उन्हें वहां से राहत मिले, लेकिन ऐसे में आजम खान को वहां से भी राहत नहीं मिली और आजम खान की 2 साल की सजा सेशन कोर्ट ने बरकरार रखी है। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा धनराशि की कथित चोरी और गबन मामले में जिला कारागार में बदआरोपी रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट ने विवेचक आशुतोष तिवारी की ओर से दायर 7 दिन की रिमांड अर्जी पर सुनवाई के बाद 39 घंटे की कस्टडी रिमांड की अनुमति दी। देखिए हमारे संवाददाता सुरजीत शर्मा की रिपोर्ट। दान चोरी के मामले में 8 आरोपी जो है वो जेल में बंद है और हमारी मौजूदगी जो है जेल के बाहर इस समय है। जो है यहाँ से आज टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव को रिमांड पर लिया जाएगा। 39 घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई थी। विशेष न्यायाधीश एवं एंटी करप्शन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड प्रार्थना पत्र पर दिया आदेश। सुबह 8 बजे से प्रभावी रिमांड जो है वो शुरुआत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि जब यहाँ से उन दोनों को रिमांड पे लिया जाएगा तो सबसे पहले उनको लेके पुलिस लाइन ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद में उनसे पूछताछ की जाएगी गहनता से, ताकि पता लगाया जा सके कि किस प्रकार की रकम कहाँ पर क्या की जाती थी। जैसे हालांकि पहले जब आरोपियों को हिरासत में लिया गया था पीसीआर पे, रिमांड में पूछताछ में उन्होंने कई सारे राज वगीले मतलब कबूले थे। तो इसी भी देखा जा रहा है कि आज मनीष और टिन्नू को लेकर के जब पुलिस यहाँ से निकलेगी तो अगर जरूरत पड़ती है तो उनके घर पे भी ले जाएगी, जिससे कि अहम सुराग हाथ लग सके। सुरजीत शर्मा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। लखनऊ में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हिस्सा लिया और आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। वक्ताओं ने सभी धर्मों के लोगों से प्रेम, सम्मान और आपसी सहयोग की भावना के साथ समाज में सद्भाव बनाए रखने की अपील की, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा ने। मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता अरशद मदनी कर रहे हैं। इस सम्मेलन में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाया गया, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। तमाम सारे सैकड़ों समर्थक भी इस सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। वहां पर पहुंच करके एक एकता की मिसाल पेश करेंगे। बताया ये भी जा रहा है इस सम्मेलन का मकसद है देश भर में सद्भावना बनाए रखना। जिस तरह से पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया जा रहा है, उसी कड़ी में सम्मेलन करके कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक मैसेज आवाम को दिया जाएगा, जिससे सभी को शांति और सौहार्द का प्रतीक बने। वीडियो जरिए हरीश साहब, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इधर उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में तालाब की भूमि पर कथित अवैध पट्टा और निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि तहसील प्रशासन ने तालाब की जमीन का नियमों के विपरीत पट्टा कर दिया, जिसके बाद उस पर व्यावसायिक निर्माण किया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकारी नियमों के खिलाफ है। वहीं पर संबंधित पक्ष पट्टा वैध होने का दावा कर रहा है। मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया या आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पूरे प्रकरण को लेकर जांच और संभावित कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। आज जहां एक तरफ भूमाफियाओं पर नकेल कस रही है, वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं कि कहीं भी भूमाफिया किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा न करने पाए। लेकिन अगर बात उन्नाव की जाए तो उन्नाव में इन सभी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि उन्नाव के शुक्लागंज कानपुर मार्ग पर ब्रिटिश कालीन धोबी घाट पर उसके जस्ट बगल में तालाब पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। तालाब को पट्टे में परिवर्तित करके उसके बाद उसमें जो है करोड़ों की जमीन को उस पर एक कमर्शियल प्लाट का निर्माण कराया जा रहा है। उन्नाव का जो जिला प्रशासन है वो सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात से आक्रोशित हैं और इस पर ऐतराज जता रहे हैं कि जो वहां पर तालाब है, ये ब्रिटिश कालीन धोबी घाट पुलिया थी, उसके जस्ट बगल में जो सटा हुआ तालाब है उस पर पट्टा कराकर उस पर निर्माण कराया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है कि जो भी सरकारी तालाब हैं उन पर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण नहीं कराया जा सकता है। लेकिन उन्नाव में कहानी
दूसरी ही देखने को मिल रही है। हालांकि अब तो ये देखने वाली बात होगी कि उन्नाव का जो जिला प्रशासन है वो इसको कब्जा मुक्त कराता है, किस तरह से इस पर कार्रवाई करता है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। इधर मेरठ के हस्तिनापुर में स्कूल संचालक अतुल कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अतुल की पत्नी दामिनी ने अपने प्रेमी और स्कूल वैन ड्राइवर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोप है कि पहले दूध में नींद की गोलियां मिलाई गई, इसके बाद जहरीले सांप से डसवाकर मौत के घाट उतार दिया गया। अतुल का शव किराए के मकान में बेड पर मिला था। परिजनों ने पत्नी पर हत्या का शक जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कॉल डिटेल की जाँच की, जिसके बाद वैन ड्राइवर से पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई। पुलिस ने पत्नी, प्रेमी और 2 सपेरों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। देखिए मेरठ से हमारे संवाददाता अली मेहंदी की रिपोर्ट। वाली घटना एक बार फिर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को सांप के द्वारा कटवाकर मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये मामला अवैध संबंधों के चलते हुआ है, जहाँ मृतक का एक स्कूल था छोटा सा, जहां वो अपना पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भी वहीं नौकरी करती थी। उसी के चलते उसकी पत्नी की एक वैन ड्राइवर के साथ अवैध संबंध हो गए, जिसके चलते उन दोनों ने योजना बनाई और एक सांप खरीदा और नींद की गोलियां देकर उसे पहले सुलाया पति को, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। ये पूरा मामला महज पुलिस ने 4 घंटे में इसका खुलासा कर दिया। मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया है कि उसकी पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा है। ये खुलासा जब किया गया, जब परिजनों को शक हुआ तो सख्ती से पति से पूछताछ हुई और उसने पूरा घटनाक्रम जो है वो कबूल दिया। उसने बताया कि उसके पति का 20 लाख रुपए का बीमा था, जिसके चलते उन दोनों ने योजना बनाई कि पति को मार देते हैं, उसके बाद जो बीमे के पैसे होंगे हम दोनों रख लेंगे और यहाँ से फरार हो जाएंगे। जिसके चलते उन्होंने 2 सपेरों से सांप को खरीदा। पुलिस ने इस पूरे मामले में पत्नी और उसके आशिक और 2 सपेरों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे का कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अगर बात करें ऐसे मामलों की, तो कुछ दिन पूर्व भी मेरठ में एक मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी, उसको ड्रम में पैक कर दिया था। और अभी हाल ही में आगरा में ये घटना सामने आई थी, उसने अपने पति की हत्या करी और फर्श में पैक कर दिया। तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोरखपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत कर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली। कई मरीजों ने अपनी समस्याएं भी डिप्टी सीएम के सामने रखी। पूरी खबर बता रहे गोरखपुर से सहयोगी अजित यादव। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है अपने गोरखपुर दौरे के दौरान जो है गोरखपुर पहुंचे और सीधे जो है एयरपोर्ट से जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में इमरजेंसी में जो है निरीक्षण किया, इमरजेंसी में जो है मरीजों से मुलाकात किया, मरीजों से बातचीत किया, उनका हाल चाल जाना और उनकी सुविधाओं को लेकर जो है जिला अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बातचीत किया। मरीजों की क्या समस्याएं हैं, उनको क्या दिक्कतें हैं, उनका हाल चाल जानने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों को बताया कि उनकी जो है जो भी परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। इसके साथ ही जो है ब्रजेश पाठक जो है डीएमडी ऑफिस में 20 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। केंद्र सरकार इस बार 7 प्रमुख विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसमें कई मुद्दे शामिल होंगे। पूरी जानकारी दे रहे दिल्ली से सहयोगी अरविंद कुमार। वाले संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार सरकार के तरफ से कुल 7 अहम विधेयक सदन में पेश कराने की योजना बना ली है, जिसमें 5 नए और 2 लंबित विधेयक शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावित कानून का जो उद्देश्य है उसमें न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना है, कर प्रणाली में सुधार लाना है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावित बनाना है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाना और एमएसएमई सेक्टर में नई गति देना है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इन सभी विधेयकों के साथ साथ महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मामले के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल से पुलिस द्वारा जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराने के अलावा अन्य राष्ट्रीय हित मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। हालांकि विपक्ष के हर सवालों का सरकार सदन में जवाब देगी, इसकी भी रणनीति सरकार के तरफ से बना ली गई है। सरकार के तरफ से जो नए विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे उसमें से इनकम टैक्स संशोधन विधेयक 2026, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्र के सम्मान अपमान को रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, जन्म और मृत्यु पंजीकृत संशोधन विधेयक 2026 तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग
एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 प्रमुख हैं। इनमें कुछ सुधार, न्यायपालिका की क्षमता बढ़ाना, राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े। तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।